तो आप सभी के क्वेश्चंस अब आमंत्रित हैं। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, टॉपिक्स में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बिना किसी संकोच के पूछेंगे। सबसे पहले इसमें संगठन का अर्थ बताया गया है, अर्थ और परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें से जो शुरुआती मैटर है और परिभाषाएं हैं, इनमें से रिलेटेड किसी को कुछ भी अगर पूछना है, कोई डाउट लगता हो, शुभानी शुभांगी, तो पूछ सकते हैं। प्रिया अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपको अपनी तरफ से इस चैप्टर में बेटा कुछ पूछना है किसी को, शुभांगी या सुहानी? यस सर। ओके, तो शुभांगी को जो पूछना है वो पूछेंगी। और सुहानी, क्या आपको सच में सब कुछ आ गया समझ में इसमें? अभी आप तब तक रिवाइज कर लीजिए जब तक आपको लगता है कि अभी कुछ नहीं पूछना है। शुभांगी कुछ पूछ रही है, आप तब तक एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, क्योंकि लाइव क्लास आज हो रही है, अब वेंसडे को नहीं होगी, क्योंकि उस समय अखिलेश सर की भी क्लास होती है तो दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है इसी में आपको पूछने का मौका रहेगा। अब अगली लाइव क्लास तब होगी जब हम अगला चैप्टर फिनिश करेंगे। चैप्टर फिनिश होने के बाद फिर आप फिर से एक लाइव क्लास होगी 6 चैप्टर के बाद। तो आपका यही आपसे अपेक्षा है कि आप लोग जो है एक चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन सहेज के रखें और फिर लाइव क्लास में पूछ लें। ये शुभांगी। सर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण बता दीजिएगा। देखो, केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है कोई भी संस्था जब होती है तो उसमें एक कोई हेड होता है, यानी कि टॉप मोस्ट मैनेजर होगा, और उसके अंडर में कुछ अन्य मैनेजर्स काम कर रहे होंगे, फिर उन मैनेजर्स के भी अंडर में बहुत सारे अन्य एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने से संबंधित जो निर्णय लेने होते हैं, वो निर्णय की शक्ति अगर केवल टॉप लेवल के मैनेजर के पास ही केंद्रित हो, मतलब कोई भी काम करना है तो हर कर्मचारी को, चाहे वो मिडिल लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो लोअर लेवल का मैनेजर हो, उसको जो टॉप मोस्ट मैनेजर है उससे परमिशन लेनी हो या उससे पूछना हो कि ये काम ऐसे कर लिया जाए कि ना कर लिया जाए, तो इसी को ये माना जाता है कि ये केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण का मतलब है कि पावर जो है एक व्यक्ति के पास या एक बड़े अधिकारी के पास केंद्रित है। ठीक। अच्छा, वहीं पे अगर कोई ऐसा संगठन है जहां पर जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं उनको पता है कि हमें ये काम करना है और उसमें उन्हें फ्री हैंड दिया जाता है, मतलब उनको फुल अथॉरिटी दी जाती है उन कामों को पूरा करने के लिए जो उनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं, और ये परमानेंटली दे दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन। इसे विकेंद्रीकरण बोलते हैं। विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण का उल्टा है। यहाँ पर जो अथॉरिटी है, काम करने की पावर कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, वह केवल टॉप लेवल के मैनेजर तक सीमित नहीं रहती। कुछ शक्तियां वह अपनी परमानेंटली अपने अधीनस्थों को दे देता है, ताकि वह अपने जो उनके रूटीन के कार्य हैं उनको वो सही से संपादित कर सके। ठीक है, बात समझ में आती है? इसको विकेंद्रीकरण बोलेंगे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं इसमें। सुहानी, कैमरा अभी भी ऑफ नहीं करना है आपको। प्रिया, मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रिया जया द्विवेदी, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं, अगर कैमरा ऑन रखते ऑफ रखते हैं बेटा तो इसमें कोई आपका फायदा नहीं है। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप सुन पा रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं। कुछ और करेंगे तो इस क्लास में होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, आपका कोई फायदा नहीं होगा। अगला कोई क्वेश्चन है किसी का चैप्टर 5 में? सर 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 जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल दिए हुए हैं उसमें सर ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं इसमें हम लोग उनको ऐसे हेडिंग बना के लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने जो कार्यात्मक ढांचा मान लिया दिया गया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो इसमें इन्होंने लास्ट में वो बुलेट लगा करके लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो आप अगर चाहें तो इन्हीं को पहले हेडिंग भी बना सकते हैं और फिर उनका एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये मैटर लिख सकते हैं, तो लिखा हुआ है।
जैसे मान लिया पहला मैटर लिखा हुआ है कि कार्यात्मक संरचना कार्य के चारों ओर घूमती है और इसके अंतर्गत विशिष्ट कार्यों पर बल दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की कुशलता और कार्य क्षमता जो है वो बढ़ावा उसको मिलता है, क्योंकि एक ही प्रकार का कार्य करने से कार्य दक्षता आती है। तो आप इसमें हेडिंग अगर डालना चाहें तो अलग से क्या हेडिंग डाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोशिश करें। आप में से शगुन कोशिश कर सकती हो क्या, क्या हेडिंग होनी चाहिए? जैसे इसमें क्या बात मुख्यतः बताई गई है? कार्यात्मक संरचना में पूरी सर विशिष्ट कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है इसमें। तो विशिष्ट कार्यों पे अधिक बल होता है और उससे क्या होता है कि कर्मचारियों की कार्य दक्षता में बढ़ावा होता है। तो आप क्या लिखेंगे, एक हेडिंग मुख्य पॉइंट क्या हो गया? कुशलता व कार्यदक्षता में बढ़ोतरी या बढ़ावा। बढ़ावा का मतलब होता है प्रमोशन करना या इनहेंस करना, उसको परिवर्तित करना, ठीक है, उसको मोटिवेट करना, उसी को हम बढ़ावा बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस तो ऐसी ही हेडिंग, जैसे अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट पे सोचो क्या हेडिंग होनी चाहिए। जैसे एक जैसे कार्यों को एक विभाग में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एक कार्य क्या हो गया, उत्पादन हो गया मान लिया, तो एक विभाग कौन सा बन गया, उत्पादन विभाग। तो उसमें विशिष्ट कार्यों पर जोर दिया जाएगा, उससे क्या होगा, समन्वय और नियंत्रण में सुविधा मिलेगी। तो मेन बात क्या हो गई, समन्वय और नियंत्रण में सुविधा, क्योंकि कार्य का डिपार्टमेंट हमने बना लिया, तो अब उसको पता है कि इसमें केवल प्रोडक्शन का काम करना है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो केवल मार्केटिंग का काम होना है ना। बस समझ में आ रही? तो ऐसी हेडिंग्स डाल लेंगे, और बेहतर होगा कि बुलेट की जगह आप पॉइंट्स डालें, जैसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, वो ज्यादा बेहतर होता है। और कोई टॉपिक है जिसमें कोई डाउट है? देखिए, जो बच्चे किसी भी कारण से चैप्टर 5 के अपने नोट्स बना लिए, लेकिन आपने अगर किसी भी कारण से रिवीजन आप नहीं कर पाए, या आपको लगा कि अभी हम इसे बहुत अच्छे से लर्न नहीं कर पाए, ऐसा कुछ भी है, तो अभी जब तक बाकी बच्चे पूछ रहे हैं तब तक आपके पास किताब है या आपके अपने नोट्स भी बने हुए हैं, आप पन्नों को पलट लीजिए। कोई शब्द आपको ऐसा लग रहा है जो आपको लगता है कठिन है या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप पूछ लीजिए। या आपको लगता है कि नहीं कुछ कुछ समझ में आ गया है, फिर भी ये टॉपिक अगर आपको लगता है हम आपको बता दें, अपने शब्दों में बता दें, क्योंकि ज्यादातर मैंने वीडियोस में अभी तक जो लैंग्वेज दी गई है उसी को एक्सप्लेन किया है। कोशिश है कि कुछ अलग बातें भी थोड़ी हैं, लेकिन कुछ में यह है कि मैंने अपनी तरफ से पॉइंट्स बताए, तो वो लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ पॉइंट्स के अंतर्गत जो लैंग्वेज दी गई है। तो शब्द कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगा हो कि वीडियो में मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं किए, तो आप अभी भी देख लीजिए, सीरियसली रिवीजन करके बैठे, लाइव क्लास में रिवीजन करके जुड़े, ये तो आइडियल स्थिति है। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया है तो अभी करते चलिए, कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। सर, जो संगठन महत्व में क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप जो हेडिंग है, उसमें एक लाइन है, एक संगठन के द्वारा अधिकार अधीनस्थ संबंधों की स्थापना स्पष्टता को भली प्रकार से समझाया जाता है। सर, इस लाइन को बता दीजिए। टॉपिक कौन सा था बेटा? सर, संगठन का महत्व। ओके, जस्ट अ मिनट। इसमें है पॉइंट नंबर सर सेकंड पॉइंट, ये संगठन का महत्व। ओके, इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो संगठन का महत्व, ये 5वें पॉइंट के तौर पे आया है, बल्कि ये अलग से टॉपिक है। क्या आप लोगों ने इसे इसी यस ठीक है? यस सर। इसमें पॉइंट नंबर 2 है कार्य संबंधों में स्पष्टता। देखिए, कार्य संबंध को अंग्रेजी में हम वर्क रिलेशन बोलते हैं। तो अब वर्क रिलेशन थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लिया मैं एक टीचर हूँ, आप एक विद्यार्थी हैं, है ना, और मेरे सीनियर है, मेरी विद्यालय की जो आदरणीय प्राचार्य दीदी हैं वो हैं, तो मेरा उनके साथ एक वर्क रिलेशन है। जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं तो हम आपस में जिस तरह से डील करते हैं कर्मचारियों के साथ आपस में, तो हमारा डीलिंग एक दूसरे से कैसा होता है कि हमारा वर्क प्लेस पे कुछ रिलेशन बनता है। जैसे यहाँ पे कोई 4th क्लास के कर्मचारी हैं तो हम लोग उन्हें उस तरह से संबोधन देते हैं, उस तरह से उन्हें पुकारते हैं, भैया जी बोलते हैं, या अगर वो कोई लेडी है तो उन्हें हम
मैया जी बोलते हैं या दीदी बोलते हैं, है ना। तो हमारा एक वर्क रिलेशन बनता है। उस वर्क रिलेशन में एक दूसरे के प्रति कुछ दायित्व और कर्तव्य बनते हैं, जैसे, और कुछ अधिकार भी बनते हैं। जैसे जो सीनियर होता है उसे अपने जूनियर को आदेश देने का अधिकार होता है। आदेश वो वही दे पाएगा जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा जो जूनियर है उसके कुछ अधिकार भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका यह दायित्व बनेगा कि उसे जो भी निर्देश दिए गए हैं वह उनका अनुपालन करे, ठीक। तो यूं कह लें कि एक व्यक्ति को किसी से रिपोर्ट लेने का अधिकार होगा। रिपोर्ट का मतलब उसने जो किया उसकी डिटेल्स लेने का अधिकार। जब कोई किसी के द्वारा किए गए कार्य की रिटर्न डिटेल लेता है तो उसी को रिपोर्ट बोलते हैं, है ना। तो वो उससे रिपोर्ट ले सकेगा जो सीनियर है, और जो जूनियर है उसे उसको अपनी रिपोर्ट देनी रहेगी। इस प्रक्रिया को ही वर्क रिलेशन बोलते हैं। तो इसका महत्व ये है संगठन का कि कार्य संबंधों को ये स्पष्ट करता है, क्योंकि संगठन में हम बताते हैं कि संगठन में एक जनरल मैनेजर होगा, उसके अंडर में कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे जिन्हें प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर ऐसे नाम देंगे। उनका काम क्या होगा कि वो जो जनरल मैनेजर होगा उसको बताएंगे, अपने डिपार्टमेंट की वीकली मंथली रिपोर्ट देंगे कि हमारे यहाँ ये एक्टिविटीज हुई, ये हमारा परफॉर्मेंस है, ठीक है। और जो जनरल मैनेजर रहेगा उसका दायित्व ये होगा कि वह उससे रिपोर्टिंग लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसे बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना होगा कि भाई हमारा पूरा जो संगठन है उसमें क्या क्या काम हुआ। तो जो संगठन हम बनाते हैं उससे वर्क प्लेस पर जितने भी कर्मचारी हैं, सीनियर जूनियर, उन सभी के बीच में क्या वर्क रिलेशन है, कौन किसका सीनियर, कौन किसका जूनियर, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, ये सारी चीजें संगठन ही तो बताता है। इस दृष्टि से संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 में यही बात बताई गई।